आज की कहानी पेड़ की गवाही। एक गांव में दो ऐसे मित्र रहते थे जिनमें से एक का नाम सद्बुद्धि था और दूसरे का नाम दुर्बुद्धि था। सद्बुद्धि पूरा सत्यवादी और सत्य के लिए प्राण देने वाला था। वो सदा कहता था, प्राण जाए पर वचन न जाए। वहीं दुर्बुद्धि अपने नाम की ही तरह झूठा, बेईमान और ठग था। वह चोरी करने से भी नहीं डरता था। उसके सारे काम पाप के सिर से ही चलते थे। इतने दिन हो गए हैं, मैं इस गांव में रहकर तो अमीर नहीं बन सकता। इसलिए मुझे इस छोटे से गांव को छोड़कर किसी दूसरे बड़े गांव में जाना चाहिए। एक बार मैं सद्बुद्धि से जाकर पूछता हूँ, अगर वो भी मेरे साथ हो लिया तो फिर तो मौज हो जाएगी और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। सद्बुद्धि, अरे भैया सद्बुद्धि। अरे मित्र, कैसे हो और कैसे आना हुआ? सद्बुद्धि मेरे मित्र, आज मेरे मन में एक विचार आया। क्यों ना हम दोनों मिलकर किसी दूसरे गांव में चलकर कोई धंधा करें, जिससे हम दोनों अमीर बन जाएंगे। इस छोटे से गांव में तो हमारा जीवन नष्ट ही हो रहा है। सद्बुद्धि तो सीधा साधा दयालु था। दुर्बुद्धि की मीठी मीठी बातें सुनकर उसका मन कुछ पिघल सा गया था। ठीक है मित्र, तुम जैसा उचित समझो, लेकिन तुम तो जानते ही हो, हम ठहरे सीधे साधे आदमी, दुनिया के छल फरेब हमें आते नहीं। मित्र, तुम इस बात की कतई चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर क्या था, सद्बुद्धि ने हाँ कर ली। दुर्बुद्धि बहुत खुश हो गया, जैसे अब तो उसका काम बन ही गया हो। दूसरे दिन सुबह होते ही वो दोनों दूसरे बड़े गांव की ओर चल दिए। देखा भाई, मैं ना कहता था, बड़ी जगह पर बड़े बड़े काम धंधे चलते हैं। ठीक कहा मित्र, मुझे समझ आ गया है कि क्या करना है। लेकिन मित्र, हमारे पास तो कुछ भी धन नहीं है, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? मित्र, हमें सभी प्रश्नों के उत्तर यही मिलेंगे। सबसे पहले हम अपने भोजन और रहने का प्रबंध करते हैं। ठीक कहा मित्र, लेकिन हमारे पास तो भोजन के लिए भी धन नहीं है, और रहेंगे कहाँ? वहाँ देखो मित्र, हम सबसे पहले मजदूरी करके अपने लिए कुछ खाने का प्रबंध करते हैं। सद्बुद्धि के कहे अनुसार दोनों मित्र गोदान के बोरों की ढुलाई करके कुछ धन प्राप्त करते हैं, जिससे वो कुछ भोजन खरीदकर गांव के किनारे एक मंदिर में बसेरा करते हैं। अरे रे, आज तो बहुत थक गए। यहाँ काम करना इतना भी आसान नहीं है। ठीक कहा मित्र, अभी आसान नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि क्या करना है। दोनों मित्र वहीं मंदिर के किनारे पे सो गए और सुबह उठकर फिर से गोदाम के बोरों की ढुलाई शुरू कर दी और कुछ दिनों तक ऐसे ही मजदूरी करते करते कुछ धन इकट्ठा कर लेते हैं। मित्र, हमने अब इतना धन इकट्ठा कर लिया है, जिससे हम एक दूसरा व्यापार शुरू कर सकते हैं। अरे मित्र, इतने कम धन में हम भला क्या ही व्यापार शुरू कर पाएंगे? सुनो मित्र, पकोड़े ले लो, ताजे गरम पकोड़े ले लो। सद्बुद्धि की बुद्धि से दोनों मित्रों ने अपनी बचत से एक छोटी सी पकौड़ी और नमकीन की दुकान खोली, जिससे उन्हें अब मजदूरी नहीं करनी पड़ती और मुनाफा भी ज्यादा होने लगा। देखा मित्र, मैंने कहा था ना, धीरे धीरे हमें रास्ता मिल जाएगा। ठीक कहा मित्र।
अब इस छोटी सी दुकान के मुनाफे से हम अपना व्यापार बढ़ाएंगे। पकौड़े की दुकान के मुनाफे से दोनों मित्रों ने पहले फल और मेवे की दुकान खोली, फिर उसके मुनाफे से कपड़ों का व्यापार शुरू किया। इस तरह काम करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। दोनों मित्र अच्छा धन कमा लेते हैं। मित्र, हमने यहाँ आकर कुछ ही समय में बहुत सारा धन कमा लिया है, तो क्यों ना अब हम अपने घर वापस चलें? वैसे भी बहुत दिन से घर की याद आ रही है। ठीक कहा मित्र, अब हमें अपना आगे का व्यापार अपने गांव जाकर ही करना चाहिए। फिर देर किस बात की, चलो कल सुबह ही घर के लिए निकलते हैं। अगली सुबह दोनों मित्र अपना व्यापार का सामान और बचत का धन लेकर घर की ओर चल देते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। जैसे ही गांव आने वाला होता है, दुर्बुद्धि के मन में जैसे पाप की तरंग जाग उठती है। मित्र, रात होने को है और हमारा गांव भी आने वाला है। यदि हम सारा धन लेकर घर गए तो सभी मित्र और रिश्तेदार झट से मांगना शुरू कर देंगे। इसलिए हम थोड़ा सा धन अपने साथ ले चलते हैं। बाकी का धन हम यहीं पर कहीं पेड़ के नीचे दबा देते हैं। जब हमें जरूरत होगी निकाल लेंगे। ठीक है, जैसा उचित लगे। सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि की बात ठीक लगी। फिर दोनों ने पीपल के पेड़ के नीचे अपना सारा धन गाड़ दिया और अपने अपने घर आ गए। कई दिन हो गए हैं, क्यों ना मैं ही उस सारे धन को अकेला ही निकाल लूं? अगर सद्बुद्धि पूछेगा तो कह दूंगा कि चोर चुरा ले गए। उसी रात दुर्बुद्धि ने सारा धन निकाल लिया और दूसरे दिन सद्बुद्धि के पास जाकर बोला, मित्र, क्यों ना हम अब उस धन को निकाल लें और आपस में बंटवारा कर लें। ऐसा ना हो कि चोर उसे चोरी करके ले जाएं और हम देखते रह जाएं। ठीक है मित्र, मुझे क्या आपत्ति है। जिसमें तुम खुश उसमें मैं भी खुश। इसके पश्चात वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही दुर्बुद्धि उस गड्ढे को खोदने लगा तो थोड़ी देर बाद ही माथे पर हाथ मारकर रोता हुआ बोला, भैया सद्बुद्धि, हम तो लुट गए। हमारा सारा धन लगता है चोर निकाल ले गए। अब क्या होगा मित्र? ये तुम क्या कह रहे हो दुर्बुद्धि? सद्बुद्धि, यदि सच पूछो तो ऐसा लगता है जैसे तुमने ही यह धन चुराया हो। क्या पागल हो गए हो तुम मित्र? क्या मैं चोर हूँ? मैंने तो जीवन में कभी झूठ तक नहीं बोला, तो मैं चोरी क्या करूँगा? दोनों मित्र आपस में लड़ने लगते हैं। चोर कौन था कौन नहीं यह किसे ही पता था, लेकिन अब बात पंचायत तक पहुंच चुकी थी। दुर्बुद्धि के मन में तो चोर था ही। उसने अपने पिता से जाकर सारी बात कह दी। ठीक है बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। सारा का सारा मामला हमारे सामने है, लेकिन गवाह और सबूत किसी के पास नहीं है। गवाह है पंचो, वही पीपल का पेड़, वही हमें सच बताएगा। ठीक है, तो फिर पेड़ से ही गवाही लेने चलते हैं। हे वृक्षराज, अब तुम ही यहाँ बता सकते हो कि इन दोनों में से चोर कौन है, क्योंकि एकमात्र गवाह आप ही हो। यह सद्बुद्धि चोर है, इसी ने यह पैसे चुराए हैं। भले ही सद्बुद्धि चोर साबित हो चुका था, लेकिन कोई भी इस बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? सद्बुद्धि कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके लाता है और वृक्ष के चारों ओर फैलाकर आग लगा देता है। सद्बुद्धि, ये क्या कर रहे हो तुम? पंचो, तनिक देर ठहरिए तो। जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठने लगी तो दुर्बुद्धि का पिता आग से झुलसता हुआ बाहर निकला। मर गया रे, बचाओ। हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? गाँव वालों, दुर्बुद्धि को पकड़ो। तो असली माजरा ये है। गाँव वालों,
चलो दुर्बुद्धि के घर की तलाशी लेते हैं। इसके बाद दुर्बुद्धि के घर की तलाशी में सारा धन बरामद होता है। पंचों ने सारा धन सद्बुद्धि को दे दिया। सद्बुद्धि ने प्राप्त धन को अच्छे कामों में लगाया और अपने व्यापार को फिर से शुरू किया। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।